तो हेलो दोस्तों, ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो ह्यूमैनिटी क्लासेस है, ये क्लास हम मेन देखिए इसलिए बनाए हैं, इसमें हम ह्यूमैनिटीज़ के जितने सब्जेक्ट हैं, उसको इसमें हम लोग ज़्यादातर कवर करेंगे। और ह्यूमैनिटीज़ एक हम जानते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो काफ़ी सारे एक कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ख़ास करके अगर हम लोग बोलें, तो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम या फिर एसएससी हो गया, जिसमें मेन जो जीएस पार्ट होता है वो सारा ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट से आता है। तो ये जो जीएस पार्ट के लिए अगर हम आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ह्यूमैनिटीज़ आपको सबसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। और उस ह्यूमैनिटीज़ में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए तो वो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी और जियोग्राफी होता है। तो पॉलिटिकल में अगर हम सबसे बेस्ट अगर बोलते हैं तो वो अगर कोई बुक है तो वो लक्ष्मीकांत को बोला जाता है। तो चलिए आज हम लक्ष्मीकांत से ही शुरुआत करते हैं अपना पहला दिन का पहला क्लासेस का, जो लक्ष्मीकांत के पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस है क्या, चलिए देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि द ब्रिटिश केम टू इन इंडिया इन 1608 एज द ट्रेडर ऑफ द फिल्म ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड एक्सक्लूसिव द राइट अंडर द चार्टर एक्ट। लिखा है कि जो 1608 में, जैसे कि ब्रिटिश जो 1608 में इंडिया में आए थे, जो वही लोग आए थे जो क्वीन एलिजाबेथ के अंडर में सन 1600 के ही ईस्वी में थे। 1765 में जो कंपनी था वो पूरी अच्छी तरह से अपना ट्रेडिंग जो था वो इंडिया में स्टार्ट कर दिया था। जो खास करके उसका मेन जो पावर जो था वो था हमारे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। वो काफ़ी ज़्यादा अपना रूल कर रहा था। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे जब 1858 आया, तब सेपॉय म्यूटिनी हुआ। और उसी सेपॉय म्यूटिनी के बाद क्या हुआ कि जो मेन जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ से उठ गए, यानी कि जो अब उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। तब उसमें क्या हुआ कि जितने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कंपनी का रूल कम होने लगा। कंपनी का रूल कम होने लगा और ये जो ब्रिटिश जो थे वो तब तक रहे जब तक हमारे देश का आज़ादी 1947 तक ना हुआ। ठीक है, जब 1947 हुआ तभी वहाँ से गए। और जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो जब देश आज़ाद होता है तो भाई कॉन्स्टिट्यूशंस का भी ज़रूरत है। और जब कॉन्स्टिट्यूशंस ज़रूरत है तो उसी को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया 1946 में। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तब उसके बाद सभी कोई लोग एकदम मेहनत किए और उसी के बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान में है उसको लागू कर दिया गया। और ये जो संविधान बनाया गया था काफ़ी सारा ब्रिटिश के ही रूल को देखते हुए बनाया गया था। जितने कंपनियों का रूल बना था वो सब जितने रूल थे ना, वो सारा उसी को देखते देखते हमारा इसमें बहुत सारा उसमें से जो रूल है उसको देख के बनाया गया था। जैसे कि अगर हम लोग आगे देखें तो हमारा इसमें जो कंपनी रूल है और द क्राउन रूल, ये दो ऐसा रूल है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी के समय में ब्रिटिश जो लोग जो थे कैसा रूल रखते थे। और उसको देख के किस तरह हमारे जो संविधान के कर्ता धर्ता थे वो उसी को देख के हमारा आज संविधान, उसमें से बहुत सारा अंग जो हमारे संविधान में आज भी वो देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कंपनी रूल क्या है। कंपनी रूल अगर देखते हैं तो 1773 से 1858 तक हुआ था। और इसमें जो सबसे पहला था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट क्या था? दिस एक्ट वॉज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एंड इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और ये जो सबसे जो कंपनी एक्ट था 1773, ये सबसे पहला कोई एक ऐसा एक्ट था जो कंपनी रूल को जो था, जो कंपनी जो थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वो है जो हमारे देश को लास्ट तक ये लोग रखे थे। जो अंग्रेज थे ना वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी आके पहले थी, जैसे कि मान लीजिए पोर्तुगीज वगैरह थे, उस टाइप के जो थे ना, वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी थे। और ये अलग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, ब्रिटिश अलग है। ठीक है, तो ब्रिटिश जो थे 1773 में क्या हुआ
एक रेगुलेटिंग एक्ट वो लोग निकाले। और फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश कंपनी जो थे, पूरी जो जितनी कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशंस था उसको अपने अंदर में वो लोग कर लिए, यानी कि पूरे उसके कंपनी को अपने काम में कर लिए। और यहीं से वो लोग क्या किए, अपना एक फाउंडेशंस बना लिया, यानी कि अपना सेंटर में जाके ऑफिस बनाना स्टार्ट कर दिए। और जो इस 1773 का जो था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसका मेन जो फीचर्स था वो था, it designated the governor of Bengal as a governor general of Bengal and created an executive council for the four member to assist him, and the first such governor was Lord Warren Hastings. इसमें सबसे पहले एक बंगाल का गवर्नर जनरल को बनाया गया, जो जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। और उनके साथ साथ ही साथ चार ऐसे मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनाए गए जो उनको हर काम में मदद करेंगे। जो सबसे पहले गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वारेन हस्टिंग। लॉर्ड वारेन हस्टिंग सबसे पहले गवर्नर थे बंगाल के। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड अनलाइक द अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसी वेर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। और इसमें क्या लिखा है कि जो इसके बाद बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर बनाए गए, जो किसके अंडर में रहेंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर। जो भी मतलब वो ऑर्डर देंगे, कोई भी अगर ऑर्डर करना होगा तो उनको फाइनल डिसीजन के लिए गवर्नर ऑफ बंगाल से एक बार बात करना ही होगा। और जैसे कि आगे बोला गया था उसमें कि जितने प्रेसिडेंसी तीनों हैं, तीनों इंडिपेंडेंस रहेंगे, यानी कि अपने आज़ादी में रहेंगे वो लोग, जैसे अपना डिसीजन करना चाहे उस हिसाब से वो लोग करते रहेंगे। और तीसरा पॉइंट में क्या, इट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एट 1774 कंप्राइजिंग वन चीफ जस्टिस एंड थ्री जजेस। और इस तीसरा पॉइंट में एक सुप्रीम कोर्ट को बैठाने को बोला गया था 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 3 जजेस रहेंगे। एंड इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड ऑन एंड नॉट एक्सेप्टिंग एंड प्रेजेंट द ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। इसमें एक जो था सर्वेंट लोगों पे ध्यान दिया गया था कि सर्वेंट लोग जो कंपनी के थे उनको कोई भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी ऐसे मतलब नहीं उनको ज्वाइनिंग करवा देना है। और कोई भी अगर मान लीजिए कोई घूस वगैरह लेता है, जैसे कि कोई भी अगर आदमी किसी से अगर घूस लेता है, चाहे गिफ्ट किसी से लेता है, तो उसको डायरेक्टली वहाँ पे मना किया जाएगा, किसी से उसको लेना नहीं है। और साथ ही साथ इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसमें कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो पावर था वो बढ़ने लगा, वो बढ़ गया। क्या हुआ, इसमें पूरा जितने कंपनी का रूल का ये इनकम था, रेवेन्यू था, उस पर पूरा इसका कंट्रोल हो गया और जो उसका सारा हिसाब किताब ये रखने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हुआ ना, उसमें बहुत कुछ कमी इनको लगा। और उसी कमी को देख के वो लोग दोबारा अमेंडिंग एक्ट 1781 को ला दिए, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या उसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कमी था जिसके वजह से उनको ये लाना पड़ा। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वाज इट एक्सेप्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द act done by them in the official capacity. Similarly, it also exempted the servant of the company from the jurisdictions of the Supreme Court and their official actions. इसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नर जनरल थे, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा ना, उस मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में पूरा पावर में नहीं रहेंगे। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल होंगे, अगर वो बाई चांस कोई डिसीजन लेते हैं, कोई डिसीजन अगर लेते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना दखल अंदाजी नहीं दे सकता। ये कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी, जैसे कि मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो गवर्नर जनरल को उतना ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकता है, इसलिए डायरेक्टली उसको अलग कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के पावर जो था उनको इसमें अलग अलग कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई गवर्नर जनरल के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और साथ ही साथ उनके जितने सर्वेंट्स हैं, जितने उनके जो मतलब गवर्नर जनरल के अंडर आते हैं,
उनको भी सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोई ऑर्डर नहीं कर सकता उन पे। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइजिंग ऑफ द कलेक्शंस रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो इनकम का जो था, इनकम का जितना मैटर्स था जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में था, उसको भी इसमें से हटा लिया गया, यानी कि इसमें अब अलग कर दिया गया जो रेवेन्यू का था। और तीसरा में लिखा है इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट हैव द जुरिस्डिक्शंस ओवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कलकत्ता। जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें पावर दिया गया कि आप उन जुरिस्डिक्शंस, कोई भी जजमेंट वगैरह हो वो कलकत्ता के लोगों के ऊपर करिए, जिसमें क्या जरूरी है कि एक लॉ बनाइए जो हिंदू के लिए एक नियम हो जिसे हिंदू लॉ बोलेंगे, और मुस्लिम लोगों के लिए हो जो मुस्लिम लोगों के लिए काम आएगा जिसे मोहम्मदाई लॉ बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये लोग हिंदू और मुस्लिम को डायरेक्ट यहाँ पे एक अलग करना का साजिश करना स्टार्ट कर दिए हैं। चौथा पॉइंट में क्या लिखे हैं ये लोग, इट लेड डाउन द अपील फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट could be taken to the governor council in the not to the supreme court. It led to the appeal from the provincial court to be taken to the governor general in council, not to the supreme court. अगर जो प्रोविंशियल कोर्ट है, मान लीजिए कोई भी अगर प्रोविंशियल कोर्ट यानी कौन सा हुआ, प्रोविंशियल कोर्ट उस कोर्ट को बोला जाता है प्रोविंशियल। देखिए मतलब क्या हुआ कि प्रोविंस स्टेट, प्रोविंस यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, जितने ये सब प्रिंसली स्टेट थे ना उस समय, जो बहुत सारा जो स्टेट में जो थे जो प्रिंसली, दो टाइप का स्टेट थे, एक प्रिंसली स्टेट था, एक प्रोविंशियल स्टेट था। प्रोविंशियल स्टेट उस स्टेट को बोला गया जो ब्रिटिश के अंदर में था, और प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजाओं के अंदर में था। तो जितने ये प्रोविंशियल स्टेट थे वो उसमें अगर कोई मान लीजिए कोई जजमेंट अगर होता है छोटे मोटे कोर्ट में, अगर प्रोविंशियल कोर्ट में जजमेंट कोई होता है, अगर उसको नहीं हुआ तो अपना अपील गवर्नर जनरल को पहले भेजेंगे, ना ही सुप्रीम कोर्ट को। और इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशंस ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। इसमें गवर्नर जनरल को पूरा पावर दे दिया गया जो प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल को करने के लिए। ठीक है, ये हमारा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट था जो 1781 में किया गया। 1781 के बाद उसके बाद क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वाज इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन, ये डायरेक्टली जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन था कंपनी का इसको पूरा अलग कर दिया। यानी कि जितने मतलब बिजनेस है उसको अलग हो गए, जो पॉलिटिकल था उसको अलग अलग, यानी कि पूरा अलग अलग कंपनी को यहाँ पे धीरे से कंपनी का मतलब बंटवारा कर दिए वो लोग। कौन से कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। It allow the court of director to manage the commercial affairs, but created a new body called the board of control to manage the control, and but the created new body called board of control to manage the political affairs, thus the establishment system of double government। और ठीक जैसे कि ये यहाँ पे ऊपर लिखा गया कि कॉमर्शियल को जो कंपनी था, कंपनी के हाथ से उसको पावर को अलग अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। और क्या हुआ कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको दे दिया गया कि आप जितने कॉमर्स था, जितनी ये बिजनेस वगैरह का है उसको आप संभाल के रखिए। और एक नया बॉडी बनाया गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से था, उसको सारा पॉलिटिकल अफेयर्स के दे दिया गया। और ये एस्टैब्लिशमेंट था ये सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, इसी को डबल गवर्नमेंट को नाम से भी इसमें बोल रहे हैं लोग। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, ये हमारा ये जो जितने पॉलिटिकल अफेयर्स था, पॉलिटिकल अफेयर्स को जो संभाल के रखा है उसको पूरा जितने सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट थे सबको इसके अंडर में ला दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में। सिविल का, मिलिट्री वगैरह का सारा, रेवेन्यू का भी सारा पावर इसके अंडर में ही आ गया। Thus, act was significant for the two reasons. Firstly, the company territories were for the first time called the British possessions। और ये जो एक्ट था इसमें दो रीजन से कारण ही किया गया था, क्योंकि ये मान लीजिए ये मेन जो था इसमें था कि मेन यहाँ से कंपनी का लगभग धीरे धीरे खत्म हो गया, यहाँ पे ब्रिटिश का पोजीशन ऑफ स्टार्ट हो गया। और सेकंड जो था कि इसमें ये बताया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन ए सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। और इसमें फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो पूरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने लगी, और इंडिया के सारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सारा बड़े बड़े दफ्तरों को हर जगह अपना ऑफिस बना के पूरा इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने लगी, हर जगह आदेश देने लगी, अपना ऑर्डर चलाने लगी।
इसके बाद क्या एक्ट आया, एक एक्ट ऑफ 1786। 1786 में क्या लिखा है कि इन 1786 लॉर्ड कार्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही प्लेस्ड टू डिमांड टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट and he should be given the power to override the decision of his council in the special crisis, and he would also command in chief according to the act of 1786 when enacted make both provisions। 1786 एक्ट में क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, लेकिन उन्होंने दो डिमांड रखा इसको लेने के लिए। देखिए मुझे दो, उन्होंने बोला कि मुझे दो डिमांड चाहिए, मुझे दो आप लोग डिमांड पूरा करेंगे तभी मैं आऊँगा। क्या बोले कि ही शुड गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। और इसमें क्या हुआ कि इसमें स्पेशल केसेस में उनको पावर दिया गया कि हम कुछ केसेस में अपने जितने काउंसिल है उसका हम पावर को ओवरराइड कर देंगे, यानी कि उसको हम उल्लंघन करके कर देंगे कुछ स्पेशल केसेस में। एंड ही वुड आल्सो कमांड इन चीफ अकॉर्डिंग टू द 1786 एक्ट। 1786 जो एक्ट था, जो ये बनाया इलेक्टेड बाय द बोथ प्रोविजंस, जो प्रो और इस इनको क्या हुआ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इनेक्टेड बोथ प्रोविजंस। और इसी 1786 में दोनों इनका बात मान के ये प्रोविजंस बना दिया गया, यानी कि इनको ले लिया गया। इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट 1793। 1793 ये जो एक्ट था, इस एक्ट का मेन जो फीचर था वो था इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर ऑफ द लॉर्ड कार्नवालिस ऑफ हिज काउंसिल टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। और जो ये पावर गवर्नर ऑफ लॉर्ड कार्नवालिस ने मांगा था, उसमें उनका जो पावर था उस पावर को बढ़ा दिया गया, यानी कि आगे कोई भी अब चल के गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है तो उसको ये पावर दे दिया जाएगा। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। और इसमें ये जो 1793 चार्टर एक्ट था, इसमें गवर्नर जनरल को पूरा पावर दे दिया गया, पावर बढ़ा दिया गया, जो डायरेक्टली पूरा सबऑर्डिनेट जो इनके अंडर बॉम्बे और मद्रास थे उनको डायरेक्टली सबऑर्डिनेट, यानी कि कोई भी पूरा ओवर पूरा कंट्रोल हो गया है। जितने प्रेसिडेंसीज है जैसे कि बॉम्बे और मद्रास था, पूरे इनके ऊपर ये कंट्रोल करेगी। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे वो इनको मानना पड़ेगा। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी एंड इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी थी उसको दोबारा 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 20 साल के लिए उसका जो मोनोपोली था उसको बढ़ा दिया गया इन फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनटिल ही वाज अपॉइंटेड, ही वाज अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, and it laid down the member of the board control and staff were henceforth of that to be paid in the Indian revenue. Hence the member of the board control and their staff were henceforth to be paid out of their Indian revenue, और Indian revenue के हिसाब से उनको सैलरी वगैरह उनको उस समय मान लीजिए दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्टर एक्ट 1793। अब हमारा आएगा चार्टर एक्ट 1813। तो ये 1813 इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कल दोबारा कल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही हम सारे पूरे जो लक्ष्मीकांत थे इस बुक्स को ऐसे धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हम लोग कर देंगे, और जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा ऐसे वैसे हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, और बहुत सारे जितने जीएस पार्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस में आज का पहला दिन में स्वागत था, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, धन्यवाद। ओके, गुड बाय।